हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमने स्टार्ट की है। अब हम उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिमांड एनालिसिस के साथ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये डिमांड एनालिसिस के डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, यानी आपको बताऊँगा जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। ये कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत क्रिटिकल है। ठीक है जी। बात करें, डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी है जो प्राइस, इनकम और दूसरे फैक्टर्स के चेंजेस के रिस्पॉन्स में होता है। ये फर्म्स को मार्केट डिमांड समझने और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है। इसमें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और परचेजिंग पैटर्न्स के एनालिसिस होता है जो बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए डाटा ड्रिवन इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। डिमांड एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रेवेन्यू रिलेशनशिप्स शामिल होते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स प्राइसिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को गाइड करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करता है, और रेवेन्यू रिलेशनशिप सेल्स और प्राइसिंग के फाइनेंशियल आउटकम्स को एनालाइज करता है। ये कंपोनेंट्स बिजनेस प्लानिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं डिमांड एनालिसिस की इम्पोर्टेंस, जो इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। डिमांड एनालिसिस प्राइसिंग डिसीजंस में मदद करता है ताकि ऑप्टिमल प्राइसेस सेट किए जा सकें जो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करते हैं। ये फर्म्स को मार्केट डिमांड के हिसाब से प्राइसेस एडजस्ट करने में गाइड करता है, एंश्योरिंग फाइनेंशियल एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस। डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर डिमांड को प्रेडिक्ट करता है जो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। ये फर्म्स को फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करने और इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करता है, अवॉइडिंग ओवर प्रोडक्शन या शॉर्टेजेस। डिमांड एनालिसिस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म करते हैं ताकि मार्केट शेयर गेन किया जा सके। ये फर्म्स को कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट पोजीशनिंग और डिफरेंशिएशन के लिए इंसाइट्स को प्रोवाइड करता है, इनेबलिंग टारगेटेड मार्केटिंग और प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। डिमांड एनालिसिस टैक्सेस या सब्सिडीज़ के डिमांड पे इम्पैक्ट को असेस करता है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इफेक्ट्स को समझने में हेल्प करता है जो फर्म्स के प्राइसिंग और प्रोडक्शन डिसीजन पे असर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं रोल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जो डिमांड एनालिसिस के बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक सेंट्रल रोल को एक्सप्लेन करता है। ये इकोनॉमिक थियोरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस के बीच ब्रिज का काम करते हैं। डिमांड एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है जो इकोनॉमिक थियोरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस के बीच ब्रिज का काम करता है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ट्रांसलेट करता है, फर्म्स को इन्फॉर्म्ड और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में मदद करता है। डिमांड एनालिसिस का माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म बिहेवियर का एनालिसिस करता है। ये माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और फर्म स्ट्रेटजीज को स्टडी करता है, जो मार्केट डायनामिक्स के कोर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिमांड एनालिसिस डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो रिसोर्स एलोकेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को गाइड करते हैं। ये फर्म्स को रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ करने और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डेवलप करने में हेल्प करता है, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद मार्केट रियलिटीज़। डिमांड एनालिसिस मार्केट इंसाइट्स देता है जो कंज्यूमर प्रेफरेंस और मार्केट ट्रेंड्स पे डाटा को प्रोवाइड करते हैं। ये फर्म्स को कंज्यूमर नीड्स और इमर्जिंग ट्रेंड्स के हिसाब से स्ट्रेटजीज एडजस्ट करने में इनेबल करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के साथ। ये सेक्शन लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस को इंट्रोड्यूस करता है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कोर प्रिंसिपल है। ठीक है जी। ये कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट डायनामिक्स के फाउंडेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। चलो, लॉ ऑफ डिमांड एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो कहता है कि सेट्रस पैरिबस यानी दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पर
किसी गुड या सर्विस की क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस बढ़ने पर घटती है और प्राइस घटने पर बढ़ती है। ये कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिक टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ हाई प्राइसेस डिमांड को डिस्करेज करते हैं। ये लॉ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। जब प्राइस बढ़ता है कंज्यूमर्स कम परचेज करते हैं और जब प्राइस कम होता है डिमांड इंक्रीज होती है। ये रिलेशनशिप मार्केट बिहेवियर का सेंट्रल पॉइंट है। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के assumptions, जो इस प्रिंसिपल के वैलिड होने के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं। ये assumptions इंश्योर करती हैं कि लॉ रिजल्ट्स कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल हों। लॉ ऑफ डिमांड के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर्स का इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहें। अगर ये फैक्टर्स चेंज होते हैं तो डिमांड पे असर पड़ सकता है, जो लॉ के एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट करता है। रिलेटेड गुड्स जैसे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइसेस भी अनचेंज रहने चाहिए। ये इंश्योर करता है कि डिमांड में चेंज सिर्फ गुड्स के अपने प्राइस की वजह से हो, ना कि एक्सटर्नल सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइस चेंजेस से। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और मार्केट कंडीशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस या मार्केट डिस्ट्रप्शंस डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड के लिए इन्हें कांस्टेंट रखा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड का इकोनॉमिक बेसिस है कि कंज्यूमर्स अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं बाय कॉस्ट और बेनिफिट को बैलेंस करके। जब प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो कंज्यूमर्स कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब आगे चलते हैं, तो अब बात करते हैं डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व की, जो लॉ ऑफ डिमांड को टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये डिमांड एनालिसिस के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। डिमांड स्केड्यूल एक टेबल होता है जो डिफरेंट प्राइसेस पे क्वांटिटी डिमांडेड को शो करता है। ये लॉ ऑफ डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर्ड डाटा के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जो एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल है। डिमांड कर्व डिमांड स्केड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो लेफ्ट से राइट तक डाउनवर्ड स्लोप करता है। ये विजुअली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है, मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर। डिमांड कर्व का एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो करता है। कंज्यूमर्स परचेज जो कर रहे हैं। डिमांड कर्व का वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्टिकल एक्सिस होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के वेरियस प्राइस लेवल्स को इंडिकेट करता है। एक अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, दैट देखो, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ये है आपका डिमांड कर्व, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और जो वाई एक्सिस है वो प्राइस होगा। ठीक है जी, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, जो रेयर केसेस को हाईलाइट करता है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये एक्सेप्शंस इकोनॉमिक थ्योरी के न्यूसेंसेस को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, गिफन गुड्स ऐसे रेयर गुड्स हैं जिनके डिमांड प्राइस बढ़ने पर इंक्रीज होती है क्योंकि इनकम इफेक्ट डोमिनेट होता है। ये टिपिकली लो इनकम कंज्यूमर्स के लिए स्टेपल गुड्स होते हैं जहां प्राइस इंक्रीजेस रियल इनकम को रिड्यूस करते हैं, फोर्सिंग मोर कंजम्पशन ऑफ द सेम गुड। दूसरे हैं वेबलन गुड्स, जो ऐसे लग्जरी गुड्स हैं जिनके डिमांड प्राइस बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि उनका स्टेटस अपील हाई प्राइसेस से एसोसिएट होता है। हायर प्राइस इन गुड्स को एक्सक्लूसिव और डिज़ायरेबल बनाता है। तीसरा, स्पेकुलेटिव गुड्स की डिमांड एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस राइजेस की वजह से बढ़ती है। कंज्यूमर्स इन गुड्स को अभी ज़्यादा खरीदते हैं, एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, जो स्पेकुलेटिव बिहेवियर को ड्राइव करता है। चौथा, नेसेसिटीज ऐसे गुड्स हैं जिनके डिमांड प्राइस चेंजेस के बावजूद कांस्टेंट रहते हैं। ये एसेंशियल आइटम्स होते हैं जिनके कंजम्पशन में प्राइस फ्लक्चुएशन का मिनिमल इम्पैक्ट होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस की। यानी ये बेसिकली एक मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड डायनामिक्स को एक्सप्लोर करेगा, जो मैं आपको बताऊंगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस में यूज़ हो सकते हैं, सिमिलर नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए।
ये गुड्स इंटरचेंजेबल होते हैं और इनका डिमांड एक दूसरे के प्राइस चेंजेस से इन्फ्लुएंस होता है। इसमें जो करेक्ट आंसर था वो ये कहता था कि जब गुड एक्स का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड वाई का डिमांड इंक्रीज होता है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का रिजल्ट है जहां कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव गुड्स के अल्टरनेटिव्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड के डायनामिक्स को जो इस रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं।